हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 7 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और अभी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पूरी तरह से फिनिश करने वाले हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन, आपको पता होगा, और हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि इसमें टोटल जो है ना 20 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स। ओके, इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस अगर हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, चलिए चलते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू होगा कॉइन से, है ना। चलिए, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था यहाँ तक। ओके, ये कॉइन्स, यहाँ से फर्स्ट टॉपिक ये आज का होगा हमारा। चलें, तो कॉइन का मतलब आपको सभी को मालूम होगा, सिक्के, है ना। कॉइन्स यानी सिक्के। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी। ठीक है, यानी आपने नोटिस किया होगा कि जो दौलत जो है यानी वेल्थ जो है वो कैसे कॉइन्स के टर्म्स में मेजर किया जाता था। और इससे ये जो है एक स्टोरी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, द क्लेवर पुअर मैन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस स्टोरी को पढ़ा था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। चलें, ये स्टोरी रहती है द क्लेवर पुअर मैन की। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि मतलब क्या करता है कि उसके पास सिर्फ एक रिसोर्स होता है, डेड रैट होता है, मरा हुआ चूहा। तो वो एक होटल में जाके एक कॉइन में उसको बेच देता है, कुछ पैसे उसको मिलते हैं, मतलब एक कॉइन में वो उसको बेच दिया वो। ठीक है, उसके बाद एक दिन क्या होता है कि खूब आंधी तूफान आता है, तो जो किंग्स गार्डन होता है यानी राजा का जो बगीचा होता है उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस और पत्ते वगैरह गिर जाते हैं और पूरा भर जाता है पूरा गार्डन। तो जो गार्डनर रहता है यानी जो गार्डन की हिफाजत करने वाला, देखभाल करने वाला जो रहता है, ठीक है, माली जो रहता है, वो बहुत परेशान होता है कि यार अब सफाई कैसे करें, पूरा मेस हो गया है। तब वो आदमी जो रहता है वो उसको बोलता है कि ठीक है, इसका टेंशन तुम मत लो, मैं कर दूंगा सफाई, लेकिन जितने भी लकड़ियां हैं और जितनी भी लकड़ियां पत्ते वगैरह है वो सारा हम रख लेंगे। तो गार्डनर मान गया कि ठीक है, ले जाओ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो उसको बुला करके बोलता है कि जितनी भी स्टिक तुम चुनोगे और जो पत्ते वगैरह तुम चुनोगे उसके बदले मैं तुम्हें स्वीट्स दूंगा, मिठाई दूंगा। तो देखते ही देखते पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। उसके बाद जो किंग का पॉटर होता है, जो बर्तन बनाने वाला होता है, उसको फ्यूल की जरूरत होती है ताकि वो पॉट को बेक कर सके। तो उसने वो पूरा लॉट खरीद लिया उस यंग मैन से और उसको उसके बदले में पे कर दिया। उसके बाद उसको एक आइडिया आया कि वो एक भरे हुए बड़े से जार में, पानी भरे हुए बड़े जार को लेके गया सिटी गेट के पास, और वहां पर मौजूद जितने 500 ग्रास कटर्स थे उन सबको उसने पानी पिलाया। तो वो लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है यार, तुमने हमारी मदद की, हमारा ख्याल रखा, तो हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ। तो उसने बोला कि ठीक है, टेंशन मत लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, अभी लेकिन फिलहाल तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। तो फिर उसकी एक दोस्ती हो गई ट्रेडर से। ठीक है, ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। उसने एक दिन उसको बताया कि अगले दिन यानी टुमारो हॉर्स डीलर आने वाला है लगभग 500 घोड़ों को लेकर के। तो जब उसने जैसे ही ये बात सुनी तो वो चला गया ग्रास कटर्स के पास में चला गया। उसने कहा कि एक काम करो, तुम लोगों ने कहा था ना कि मतलब कि जब मतलब जरूरत पड़े तो बताना, तो है ना, ऐसी कुछ बात थी। तो अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम सबके पास ग्रास के बहुत सारे बंडल हैं, मुझे सिर्फ एक बंडल तुम लोग दो। तो टोटल तो 500 लोग है ना, तो वैसे वैसे करके उसके पास 500 ग्रास का बंडल इकट्ठा हो गया और सब लोग अग्री भी कर गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ले लो। उसके बाद जब हॉर्स डीलर आया तो कहीं भी उसको ग्रास नहीं मिला, क्योंकि उसने उसको बोल रखा था कि जब तक मेरा घास जो है नहीं बिकेगा तब तक तुम लोग मत बेचना। तो इस पे भी वो लोग अग्री कर गए थे। तो जब हॉर्स डीलर को कहीं पर भी घास नहीं मिला तो आखिर में उसको खरीदना पड़ा। तो इसकी वजह से उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1000 कॉइन्स उसको मिला। ठीक है, जिसमें वो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था, बस सिर्फ पानी पिलाया था ना जाकर के। तो ये थी स्टोरी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, कॉइन्स में जो मेंशन है, यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी, यानी आपने नोटिस किया होगा कि दौलत का जो मेजरमेंट है कॉइन्स के टर्म्स में किस तरह से होता था। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने कई हजार कॉइन्स उस पीरियड से रिलेटेड उनको पता चला, उनको मिला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 years were punch marked coins such as the one shown below।
ठीक है, यानी शुरुआत के वक्त में जो सिक्के मिलते थे तकरीबन 5 साल पहले, वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, जैसा नीचे में यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। तो अब बात ये होती है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स का क्या मतलब होता है भाई, तो चलिए उसको देखते हैं। Punch marked coins were generally rectangular or sometimes square or round in shape, either cut out of metal sheets or made out of flattened metal globules, a small spherical body। ठीक है, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स या तो मतलब आमतौर पे रेक्टेंगुलर शेप में होता था यानी आयताकार होता था, या स्क्वायर शेप में यानी वर्गाकार शेप में होता था, या राउंड शेप में होता था, या तो इसको मेटल शीट को कट करके बनाया जाता था, या फिर ग्लोब्यूल्स जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है उसको दबा करके चपटा करके बनाया जाता था। 2 तरह से बनाया जाता था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। ठीक है, जो कॉइन होते थे उसमें कुछ लिखा नहीं जाता था, कुछ इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, बल्कि उस पर स्टम्प लगता था। ठीक है, एक सिंबल के साथ, चाहे डाई का इस्तेमाल करके या पंचेस का इस्तेमाल करके। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। इस वजह से उस तरह के कॉइन्स को, उस तरह के सिक्कों को पंच मार्क्ड कॉइन्स के नाम से जाना जाता था, मतलब जाना जाता है। ओके, चलिए तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। These coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries CE। यानी इस तरह के जो सिक्के थे वो ज्यादातर जो हिस्से हैं सब कॉन्टिनेंट के वहां पर पाए गए, और ये रहा, सर्कुलेशन में रहा, मतलब इसका मतलब जो है वैल्यू खत्म नहीं हुआ, कई सेंचुरी तक इसका चला। ठीक है, टिल द अर्ली सेंचुरी यानी कुछ जो शुरुआत के वक्त में जो सदियां गुजरी वहां तक मतलब ये चला है, उसके बाद फिर खत्म हुआ ये। ओके, चलिए यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू होता है। एक पोएम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो रीड दिस पोएम, शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। ये संगम कलेक्शन का ही पोएम है। As they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leaves the city empty। तो ये जो शॉर्ट पोएम है संगम कलेक्शन से जो लिया गया है, ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है, एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर। ठीक है, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, इस तरह से इसको समझिए, नमक के लिए। फिर है थ्रू सैंड्स वाइट एज मून लाइट, यानी लंबे लंबे रास्ते जो है चांदी सी सफेद रेत पर, टेकिंग होल फैमिलीज यानी परिवार को समेटे, हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ताकि मतलब उनको वो नफरत करते हैं पीछे छूट जाने से, हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, यानी जो डिपार्चर होता है सॉल्ट मर्चेंट्स का, उसकी वजह से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है शहर में। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट, और जो नमक होता था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सी कोस्ट का जो इलाका होता था वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसका बहुत ज्यादा उत्पादन उसका होता था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, सिटीज विद मेनी फंक्शंस। तो यहाँ पर मथुरा के बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले मैं आपको मैप में दिखाऊं कि मथुरा देख लें आप। पहले यहाँ देखो, ये इलाका जो है ये मथुरा का इलाका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। जिसका फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। यानी अक्सर ऐसे देखा जाता था कि कुछ एक शहर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता था कई सारे वजह से। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, मथुरा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। यानी मथुरा में जो है काफी ज्यादा तादाद में लोग आकर के बसना शुरू हो गए लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, it was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east and from north to south। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये ऐसी जगह पर लोकेटेड था, इसकी लोकेशन ऐसी थी कि क्रॉस रोड्स जो था, दो मेजर रूट का, ट्रैवल का जो रूट था दो मेजर, उस और ट्रेड का जो रूट था उसमें वो मौजूद, उस जगह पर वो आता था। जैसे ट्रेड अगर हो रहा है, जो ट्रेड रूट है नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उसके जगह पर वो लोकेट करता था, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट होता चला गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। ओके, देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। यानी सिटी में वहां पर भी फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता था, ऊंची ऊंची दीवारें, वहां पर घेराबंदी जैसा किया गया था। फार्मर्स एंड हर्डर्स, point number 5, farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city। ठीक है, जो फार्मर्स थे या हर्डर्स थे
फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज, आसपास के जो इलाके थे वो उनको गज़ा मिलता था, ठीक है। एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, यानी जो शहर में लोग जो रहते थे उसके लिए गज़ा का इंतजाम करते थे। मथुरा was also a center where some extremely fine sculpture was produced, यानी स्कल्पचर का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया है, प्रतिमा, है ना। तो जो मथुरा है, ठीक है, जो मथुरा था ऑल्सो एक सेंटर था, वो एक सेंटर भी था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्कल्पचर्स वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते थे। क्लियर है? ओके, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। तकरीबन 2000 साल पहले मथुरा जो है सेकेंड कैपिटल बना था कुशानाज का। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे आगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है, इसी क्लास में, चैप्टर नंबर 9 में, और आगे के क्लासेस में तो और डीप में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुशानाज का ये सेकेंड कैपिटल बना लगभग 2000 साल पहले। यहाँ तक क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैना श्राइन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। यानी जो मथुरा था वो एक रिलीजियस सेंटर भी था, वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थी, जैन श्राइन्स भी थे, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट सेंटर था वो वर्शिप ऑफ कृष्णा, यानी कृष्णा की पूजा के लिए। 9 नंबर पॉइंट देखते हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा, यानी कई तरह के कई इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेसेस, यानी सरफेस पे मिले हैं, सच एज स्टोन स्लैब्स, यानी पत्थर का जो स्लैब होता है उस पर, या स्टैचू वगैरह पे मिले हैं मथुरा में। चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। जनरली these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines, यानी आमतौर पर ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होते थे, उसमें रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स वगैरह होता था जो मेड बाय मेन, यानी मर्दों के जरिए दिया जाता था, या कभी कभी औरतों के जरिए टू मोनास्ट्रीज, यानी जो मोनास्ट्रीज को दिया जाता था गिफ्ट या श्राइन्स को, तो उस चीज़ को वहाँ पर इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था, और बहुत ही छोटा छोटा इंस्क्रिप्शंस होता था, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। These were made by kings and queens, officers, merchants and craftspersons who lived in the city, और ये बनाया जाता था किसके जरिया? राजा या रानी के जरिया, या जो अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे उनके जरिया, या सौदागर जो होते थे, मर्चेंट्स, उनके जरिया, या क्राफ्ट पर्सन के जरिए, यानी शिल्पकार जो थे उनके जरिए बनाया जाता था, यानी कारीगर। ओके, 12 नंबर पॉइंट जो है, फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, यानी इंस्क्रिप्शन जो मिला है उससे उसमें मथुरा में ये इन सब का जिक्र है, इन सब प्रोफेशंस का भी जिक्र है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ्स का, ब्लैक स्मिथ्स का, वीवर्स का, बास्केट मेकर्स का, गारलैंड मेकर्स का, परफ्यूमर्स का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी शिल्प और शिल्पकार, यानी दस्तकारी और कारीगर के बारे में हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट, यानी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है क्राफ्ट का, शिल्प का, दस्तकारी का। ओके, सेकेंड पॉइंट है, दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, ठीक है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है, जो पॉटरी हमें मिली थी, फाइन पॉटरी मिली थी, एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिसका नाम था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इसको ये नाम जाहिर सी बात है इसलिए मिला क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में मिला था। ओके, पॉइंट नंबर 4 है, रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, यानी ये आपको याद रखना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले थे मेनी क्राफ्ट्स, दूसरे और क्राफ्ट्स के लिए, वो अब सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, ठीक है, खत्म हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 5 है, वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इंपॉर्टेंट, देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ, यानी हम लोग जानते हैं टेक्स्ट वगैरह से कि मैन्युफैक्चर जो था क्लोथ का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कपड़ों का मैन्युफैक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और कुछ फेमस सेंटर्स भी थे, जैसे अगर नॉर्थ की बात करें यानी उत्तरी भारत की अगर बात करें तो वाराणसी, और साउथ की बात करें तो मदुराई। ओके, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं इसी टॉपिक का। चलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 शुरू हो रहा है, बोथ मेन एंड वीमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, यानी मर्द और औरत दोनों ही इस सेंटर्स पे काम करते थे। 7th नंबर जो पॉइंट है, मेनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज, यानी कई क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स मिलकर के एक एसोसिएशन फॉर्म करते थे जिसका नाम रखा था उन्होंने श्रेणीज, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है,
कि वो जो श्राइन होता था क्राफ्ट पर्सन्स का, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो श्रेणीज था क्राफ्ट पर्सन का, वो क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे और रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 9 नंबर जो पॉइंट है, देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड, यानी जो मर्चेंट्स का जो श्रेणी था वो ट्रेड वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वीमेन डिपॉजिटेड मनी, यानी श्रेणीज जो है एक तरह से बैंक का भी काम करते थे, जहां पर अमीर मर्द और अमीर औरतें अपने मनी को वहां पर डिपॉजिट करती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न्ड और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनास्ट्रीज, यानी वो जो इन्वेस्टमेंट होती थी तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो या तो उसको उसके हिस्से को, इंटरेस्ट के कुछ हिस्से को वापस कर दिया जाता था या फिर उसको रखा जाता था और उसको जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए जैसे मोनास्ट्रीज वगैरह को सपोर्ट में लगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, इसका नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, यानी ये थोड़ा सा सख्त है, ठीक है, और व्हील मेड है, मेटेलिक लुक है इसका और शाइनी ब्लैक सरफेस है, ये NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का। सेकेंड पॉइंट है, द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थनवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, यानी जब वो इसको बनाना शुरू करता था, ठीक है, तो इसको एक्सपोज करता था अर्थनवेयर को बहुत ही हाई टेम्परेचर में। इन हिज किल्न, किल्न बोलते हैं जो आग की भट्टी होती है उसको, उसके लिए किल्न यूज करते हैं इंग्लिश में, ये जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं KILN, किल्न, विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस, जिसकी वजह से जब बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है तो उसकी वजह से बाहर का जो सरफेस था वो ब्लैकनिंग हो जाता था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ए फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस which gave the pottery a mirror like shine, यानी एक बहुत ही अच्छा फाइन ब्लैक स्लिप उस पर कवर उस पर अप्लाई किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि मिरर लाइक मतलब शाइन उस पर आता था, यानी एकदम आईने की तरह चमकीला हो जाता था वो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी स्पिनिंग और वीविंग का रूल्स जो क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें अर्थशास्त्र का भी मेंशन किया हुआ है, दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र मेंशन्ड इन चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा सा पढ़ा भी था इसके बारे में। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिशियल। तो अर्थशास्त्र में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा सा चैप्टर नंबर 7 में, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि अर्थशास्त्र में मेंशन किया हुआ था कि स्पिनिंग और वीविंग कैसे किया जा सकता है वर्कशॉप में और किसके सुपरविजन में, अंडर द स्पेशल ऑफिशियल, ठीक है, उनके सुपरविजन में कैसे किया जा सकता था। तो सेकेंड जो पॉइंट है इसमें, विडोज, young women who are differently abled, nuns, mothers of courtesans, retired women, servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. तो इस तरह की जितनी भी औरतें होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था इस तरह के काम में। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, they should be paid according to the quality and quantity of work, यानी वो जिस तरह का काम करती थी और जितना काम करती थी उनके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता था। चले तो यहाँ पर जो है ये तो कवर हो गया। चलें अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him, यानी ऐसी औरतें जिनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी तो वो अपने मेड सर्वेंट को भेज करके रॉ मटेरियल मंगवा सकती थी फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था उसको वापस भेजवा सकती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work, यानी जो औरत काम करने जा सकती थी वर्कशॉप में उसको डॉन के वक्त में जाना चाहिए ताकि वो रिसीव कर ले अपने काम को और काम खत्म करके अपने वेजेस को हासिल कर ले। देयर शुड बी एनफ लाइट, ताकि वहां पर उस वक्त जो है एनफ लाइट होना चाहिए वर्क को एग्जामिन करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 है, इन केस ऑफ सुपरिंटेंडेंट looks at the women or talks about anything। तो इसमें इस लाइन में ये बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि अगर ऐसा कुछ वाकया होता है कि सुपरिंटेंडेंट जो है गलत नजर रखता है औरतों पर या उससे गलत तरह से बात करता है या किसी भी तरह से मिसबिहेव करने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसको पनिश किया जाएगा फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है 7 नंबर पॉइंट,
If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. यानी अगर कोई औरत काम कंप्लीट नहीं करती है तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा और उसके अंगूठे को भी काटा जा सकता है। चलिए, ये टॉपिक तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अ क्लोजर लुक टू अरिका मेडू जो पुडुचेरी में है। तो फाइंड अरिका मेडू इन पुडुचेरी ऑन मैप 7। तो चलिए मैप 7 के पास ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप 7, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको अरिका मेडू दिखेगा, लेकिन मैं बड़ा कर दूं पहले, ठीक है। ये देखें, है ना ये अरिका मेडू। ओके, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, फाइंड अरिका मेडू इन पुडुचेरी ऑन मैप 7 एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम विच इज एट द एंड इन द एल्सवेयर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो रोम के बारे में, अरिका मेडू को देखना है और रोम के बारे में भी पढ़ना है, जो कि एल्सवेयर सेक्शन में है इस चैप्टर के आखिर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, यानी तकरीबन 2200 और 1900 साल पहले की बात है, अरिका मेडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट, यानी ये कोस्टल सेटलमेंट था, वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। यानी ये एक कोस्टल सेटलमेंट था, यानी जहाँ समुद्र का पानी खत्म हो रहा है और वहाँ पे उसके बाद फिर ज़मीन शुरू हो रहा है, तो वो कोस्टल एरिया होता है। तो वो कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पर जहाज़ वगैरह, बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर के रुकती थी और दूर दूर से वो आती थी जहाज़, और वहाँ पर सामान को अनलोड किया जाता था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site। यानी एक बहुत ही बड़ा ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि वेयर हाउस हो सकता था, ठीक है, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया था कि वो शायद वेयर हाउस होगा, वो भी पाया गया उस साइट पे। पॉइंट नंबर 4 है, अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोराई which is tall double-handled jars that contained liquids such as wine or oil, and stamped red glazed pottery known as Aretine ware which was named after a city in Italy। Okay, तो इसके अलावा कुछ दूसरे फाइंड्स वहाँ पर मिले हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन से, जैसे एम्फोराई या एरेटाइन वेयर, ठीक है, जिसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। ओके, दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, ठीक है, और उसको बनाया जाता था, जो वेट क्ले होता था उसको स्टैम्प करके के इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। There was yet another kind of pottery, point number 6, there was yet another kind of pottery which was made locally though Roman designs were used। जिसको लोकल भी कुछ ऐसे पॉटरी भी देखने को मिले थे जो बने तो लोकल थे, लेकिन उसका जो डिजाइन था वो इंस्पायर था रोमन डिजाइन से। पॉइंट नंबर 7 है, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। यानी रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स जो कि रोम के बने हुए होते थे, रोम के जैसे स्ट्रक्चर, वहाँ पर जो डिज़ाइन फॉलो होते थे उस तरह के डिज़ाइन यहाँ पर फॉलो किए गए, या फिर वहाँ की बनी हुई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, वो उस साइट पे मिले थे उनको। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स have also been found at the site। Next है point number 8, small tanks have been found that were probably dyeing works used to dye cloth। यानी छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं, अंदाजा लगाया जाता है कि वो डाइंग वर्क्स है जिसका इस्तेमाल क्लोथ को डाई करने के लिए किया जाता था। पॉइंट नंबर 9 है, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। यानी बहुत सारा एविडेंस मिला है बीड्स वगैरह बनाने का, चाहे सेमी प्रीशियस स्टोन से या फिर ग्लास से। ओके, यहाँ पर एक फिगर है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस को लेकर के। सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी व्हिच वाज यूज्ड टू राइट तमिल। यानी ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट के जैसा है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था तमिल को लिखने के लिए। तो कुछ कुछ पॉटरी में उस तरह का इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिला है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एल्सवेयर है। इस चैप्टर का आखिरी हम लोग पहुंच चुके हैं एंड पे। अबाउट रोम के बारे में देखना है, तो पहले आप यहाँ पर फिगर को देख ले, जो मैंने यहाँ पर इमेज लगाया है, ठीक है, ये इटली का एरिया है और यहाँ पर रोम है। चलिए पॉइंट नंबर 1 है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप। ये यूरोप का एक पुराना शहर में से एक है, ठीक है, पुराने शहरों में से एक है ये, और डेवलप हुआ था कब? अराउंड द सेम टाइम, यानी जिस टाइम पे गंगा वैली का जिक्र हो रहा है उसी टाइम पे वो डेवलप हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। यानी रोम जो है एक
बड़े बड़े जो एम्पायर थे उसमें से एक बड़े एम्पायर का वो कैपिटल था, यानी उसकी राजधानी थी वो। वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, यानी उस तरह का एम्पायर था जो कि यूरोप में फैला हुआ था, नॉर्थ अफ्रीका में भी था, प्लस वेस्ट एशिया में भी फैला हुआ था। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अगस्टस के बारे में बात हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर्स हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, यानी लगभग 2000 साल पहले जिसने हुकूमत किया था, अगस्टस के बारे में बात हो रही है। सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, यानी उसका कहना था कि रोम का मैंने एक ऐसा शहर पाया जो कि ईंटों का शहर था, उसको मैंने मार्बल का शहर बनाया था। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, ही एंड लैटर रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स एंड पैलेसेस, यानी ऑगस्टस और उसके अलावा आने वाले, उसके बाद आने वाले जो रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स बिल्ट किए, पैलेसेस यानी महल वगैरह बनवाए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फी थिएटर्स, यानी उन्होंने बहुत ही बड़े एम्फी थिएटर्स भी बनवाए, ठीक है, जिसमें कैसा होता था कि ओपन एरिनाज होता था सराउंडेड बाई टीयर्स ऑफ सीट्स, यानी एक ओपन एरिना, जैसे आप इसको ऐसा समझें कि क्रिकेट स्टेडियम कैसे है कि बीच में उसका क्रिकेट का मैदान है और सीढ़ी ऐसी बनी हुई है कि जो सबसे पीछे भी बैठा है उसको भी देखने को मिल रहा है ना, उस तरह से बनाया जाता था। सेकेंड इसमें सब पॉइंट है, वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज एंड पब्लिक बाथ्स विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मेन एंड वीमेन, वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स्ड। ओके, तो वहां पर मतलब एक ऐसा इंतजाम किया जाता था कि अगर कुछ शो वगैरह हो रहा है तो वो सारे लोग एंजॉय कर सकें, ठीक है, और बात का टाइम सेपरेट होता था मेन एंड वुमेन का। नेक्स्ट जो यहाँ पर सब टॉपिक है ह्यूज एक्वेडक्ट्स के बारे में। तो ये क्या होता था कि चैनल्स होता था पानी सप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे दिया हुआ है कि ह्यूज एक्वेडक्ट्स जो है वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, यानी पानी को शहर के अंदर लाने के लिए, शहर में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसको बिल्ड किया जाता था, और उसके साथ साथ बाथ के लिए, फाउंटेन्स के लिए एंड टॉयलेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ह्यूज एक्वेडक्ट्स का इस्तेमाल वहाँ पर होता था, एम्फी थिएटर्स भी बनवाए गए थे। तो एल्सवेयर सेक्शन में हम लोगों ने रोम के बारे में देखा, तो ज्योग्राफी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप मैप को भी जहन में रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर ये फिनिश कर लिया, चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ, यानी क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।